जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो क्लास पिछला था पेपर सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सेट। इसका एक क्लास हो चुका है। एक क्लास में हमने 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस ईयर पेपर का। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है पेपर चलता रहेगा, हम कराते रहेंगे। आज जो है 11th क्वेश्चन हमें कराना है। 10th हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और यह जो पहला क्लास था अब ये दूसरा क्लास है। इस तरीके से रेगुलर क्लास होता जाएगा। आप अगर उसको ना देखे हो तो रेगुलर जो है पिछले क्लास को देखते हुए आगे की ओर आए, सारे जो पार्ट आप देख लें। प्रीवियस ईयर पेपर का 11th क्वेश्चन आज देखते हैं क्या है। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके सामने। 11th क्वेश्चन, इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स अ स्टैटिकल डेटा arranged in order into two equal part, then the value of x is called the। क्या है इसमें वैल्यू आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा हो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड्स अ स्टैटिकल डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इनटू इक्वल पार्ट, देन द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड। जैसे हम कोई स्टैटिकल डेटा देख लें 1 2 3 6 7 10, इस तरीके से कोई डेटा है। यहाँ पर x भी है साथ में। यहाँ अगर आपके सामने इस तरीके से कोई डेटा दिया हुआ है, यहाँ x जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस तरीके से। 3 इधर है 3 इधर है, 3 और 3 के पार्ट में जो है डिवाइड कर रहा है। तो x क्या कहलाएगा, मॉड होगा, मीन होगा, मीडियन होगा, रेंज होगा, क्या कहलाएगा। यहां से आप बता सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसे क्या बोलेंगे, मीडियन। ठीक है, इसे ही मीडियन बोलते हैं। n/2 कर देंगे, यही आपका मीडियन होता है जो इसको इक्वल पार्ट में, स्टैटिकल डेटा को इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक, चलिए 11th क्वेश्चन बस इतना ही पूछ रहा है। इसको थ्योरेटिकल ग्राउंड से है, बस आपको बताना है, यह याद रखना होगा। यह क्वेश्चन जो है अच्छा है, आ सकता है छोटे क्वेश्चन में, आसानी से करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मीडियन जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कोई भी स्टैटिकल डेटा है, यह स्टैटिकल डेटा है, इसको दो बराबर भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वही मीडियन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर। स्फीयर का जो रेडियस है वह क्या है, 7/2 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, वॉल्यूम आपका इसका निकालना है। तो स्फीयर का रेडियस जो है 7/2 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम आपको निकालना है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, केवल फार्मूला बेस्ड है। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर, क्या होगा, क्यूब। वॉल्यूम है, क्यूब होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ कैलकुलेशन में अगर गलती नहीं किए, यह कैलकुलेशन बेस्ड है और फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या होगा, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 22/7, यही रखेंगे। देन आर क्यूब, दैट मीन्स 7/2 का क्यूब होगा। क्यूब का मतलब 3 टाइम्स। इसको आप चाहे तो क्यूब करके लिखिए, चाहे वैसे लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाद में आपको कुछ न कुछ कट जाना है। अगर क्यूब नहीं करना है तो यूं लिख दीजिए केवल 3 टाइम्स और 2 को जो है 3 टाइम्स, क्योंकि कुछ न कुछ कटेगा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या कट सकता है, देखिए 7 से कैंसिल होगा, 4 यहाँ क्या होगा, 2 और 2 and 2 कटेगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4, ये 2 जो है यहाँ से कट जाएगा। देन अब क्या बचा नीचे, 3 कहीं कटेगा नहीं, यहाँ 2 बचा है, 2 से इसको काट सकते हैं, या 11 हो गया। तो टोटल बचा कितना, 11 इंटू 7 इंटू 7/3, ये क्या हो जाएगा तब, 7 इंटू 7 49 और 49 9 539/3, ये आपकी आ गई वैल्यू v। v जो है ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब
या क्यूब सेंटीमीटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो आप इसको जो है ऑप्शन से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो कोई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही आ रहा है, 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये CU क्यूब है। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन, ये केवल फार्मूला बेस है, आपको फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला जो होता है वॉल्यूम का वो आपको याद रखना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इससे पहले जो सैंपल पेपर किए थे उसमें जो स्फीयर, उसमें आप देखेंगे तो स्फीयर का जो आपने जान लिया था, जो क्षेत्रफल होता है, जो उसका एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो जान चुके थे। और साथ में हम जाने थे हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसको जाने थे। अगर न समझ में आया तो उसको देखिएगा, वो फार्मूला बिना याद किए आप कैसे निकाल सकते हैं वो उसमें बताया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द मीन एंड मीडियन ऑफ अ स्टैटिकल डेटा आर 21 and 23, 21 है और 23 है रिस्पेक्टिवली। द मॉड ऑफ द डेटा इज, आपको मॉड निकालना है। यह कैसे आप निकाल सकते हैं इसको, केवल ये भी आपको फार्मूला बेस है, मीन मीडियन एंड मॉड। इसमें जो रिलेशन है अगर यह आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। यहां पर आपको दिया क्या हुआ है, पहले इसको देख लीजिए। आपके सामने मीन दिया हुआ है कितना, 21 दिया हुआ है, और उसके बाद मीडियन दिया हुआ है 23। ठीक है, 23। अब आपको पूछ रहा है मॉड बताना है। आप कैसे बता सकते हैं, अगर फार्मूला याद होगा तो बता सकते हैं। फार्मूले याद करने में ये फार्मूला याद करने में आपको दिक्कत होती है, तो एक हम बता रहे हैं तरीका, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। इसको इधर साइड चेंज करना वो आप कर सकते हैं, चाहे जैसे भी। ऑप्शन आता है सीधा सीधा दे देता है कि इनके बीच के रिलेशन कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दे देगा, वो भी आपको करना होगा। तो रिलेशन देखिए कैसे हम कर रहे हैं। पहले हम लिखेंगे, अब याद करने का तरीका देखिए कैसे। सबसे पहले, और इसको साइड से देखते हैं, यहां पर हमने सबसे पहले इसको क्यों लिखा, पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ जो नंबर जो लिखा गया है अल्फाबेट के हिसाब से देखिए, सबसे ज्यादा अल्फाबेट किसके पास है, यही है, सबसे ज्यादा अल्फाबेट है, तो इसको हम एक साइड लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद इन दोनों को देखेंगे तो दोनों जो है एक ही जैसे हैं। ठीक है, एक ही जैसे हैं, 2 2 4, यहाँ पे भी दोनों में अल्फाबेट, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 4 अल्फाबेट है। तो अब किसको लेंगे, तो अब उसको लेंगे जहां पर m, दोनों में m है। अब इसके बाद वाला जो है आपको अल्फाबेट देखना है, E है, पहले E आता है बाद में O आता है, या तो इस तरीके से लिखते हैं ME है, यहाँ भी ME था पहले, तो हम इसी वाले को उठा लेंगे, ME हो गया, मीन हो गया। अब उसके बाद जो बचा उसको लिख लेंगे मॉड। यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर सीधा प्लस लगाएंगे, माइनस वाला आप नहीं करेंगे कि इधर उधर करिए, सीधा याद करिए। यह चीज आपको क्लियर हो गई, यहीं से ME था, हमने ME लिया, उसके बाद जो बचा उसको लिख लिया प्लस करके, ऐसे ही लिख लेना है। देन आफ्टर क्या करना है, पहला चीज देखे थे कि अल्फाबेट के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर था, इसके इक्वल टू बाकी को कर देंगे। ये अकेला इन दोनों के योग के, इन दोनों का जो है सम करेंगे उसके बराबर ये अकेला है। 4 अल्फाबेट जो कितने हो गए इसमें 6, इसके बाद 6 अल्फाबेट है, इन दोनों के अकेले यह बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम इक्वल के एक साइड लिखेंगे, उसके बाद ऐसे लिख देंगे। इतना याद हुआ। इसके बाद करना क्या है, केवल क्रम से आपको लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 से स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ 6 अल्फाबेट है, 6 का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 6 का हाफ क्या होता है 3, तो हम बस उसी को उठाकर लिखते चले जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे, यहाँ हमने लिखा 3, 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 1, बस हो गया, ये आपका तैयार हो गया फार्मूला। यहाँ से 1 हटा दीजिए, क्योंकि 1 रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 मीन इक्वल 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड, क्लियर हुआ। यही जो है आपको क्लियर हुआ, यही है फॉर्मूला। अब इसमें आपको ऑप्शन में अगर ये दे देता है तब तो आपको मिल गया,
अदरवाइज अगर आपको इसको इधर भेजना हो, इसको उधर भेजना हो, चाहे जिसको जिधर भेजते जाइए तो माइनस हो जाएगा। जैसे हमने अगर मीन करना है, 2 मीन बराबर, तो मॉड को इधर भेज देंगे, 3 मीडियन माइनस मॉड हो जाएगा। तो माइनस वाले में कंफ्यूजन होगा, याद आप ऐसे रखिए। बाकी जो पूछे जिसको जहां भेजना है, अब मॉड पूछे कि मॉड इक्वल टू, तो केवल मॉड है तो ये 3 मीडियन है, इसको उठा के इसके इक्वल के इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 मीडियन। जब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 मीन इक्वल टू मॉड। ऐसे ही आपको निकाल देना है, केवल फॉर्मूला जो है क्रिएट होता है। मेन आपको ये याद रखना है, बाकी ये माइनस वगैरह में दिक्कत होगी तो आप एग्जाम में करके देख लेंगे कि हमको ये इक्वल के साइड में है कौन सा, बस उसको कर लेना है आप याद। लेकिन इसको रखिए ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना होने पाए, ठीक है। इसको नहीं याद रखेंगे, केवल ऊपर वाला यही जो आपके सामने दिख रहा है, बस इसी को एक याद रखिए, बाकी आपको अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, फॉर्मूला आप अगर समझ गए तो यहाँ केवल वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो देखते हैं वैल्यू क्या है, 2 मीडियन, मीडियन कितना है 23, इसको लिख लेते हैं 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन 23 इक्वल टू 2 इंटू मीन कितना है 21 प्लस मॉड निकालना है। क्लियर हुआ, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां मल्टीप्लाई करिए 6, ओ सॉरी यहाँ 6 नहीं, यहाँ 3 3 9 और 6, ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 42 प्लस मॉड। हमको निकालना है मॉड, तो मॉड जो है एक साइड छोड़िए, बाकी नंबर को एक साइड लाइए। 69 माइनस 42 इक्वल टू मॉड, ये होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इसको आपको केवल इस साइड लाए तो प्लस में है तो माइनस हो गया बस, लेकिन आप यार इसी को रखिएगा, डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब क्या होगा, माइनस करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 और ये 2 इक्वल टू मॉड। दैट मीन्स आपका मॉड कितना आया, मॉड इक्वल टू 27, यही आपका आंसर हुआ। अब आप ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही आपके लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ऑप्शन नंबर ए आपको सही मिल रहा है 27, ठीक है। यह फार्मूला बेस्ड है, देता है आपको, यह फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह केवल फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, केवल फार्मूला भी पूछ सकता है। तो फार्मूले में डिस्टर्ब क्या करेगा, मॉड इक्वल टू दे देगा, इसको इधर भेज दीजिए तो मॉड बन जाएगा। जो भी देगा, जिसका भी वैल्यू निकालना है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन याद आप इसी को करिए। कैसे करना है, यह मैक्सिमम जो अल्फाबेट का है उसको एक साइड लिख लीजिए, इक्वल लगाइए, बाकी जो बचे उनको लिख दिए दूसरे साइड। तो दूसरे साइड लिखते समय दोनों जो है एम ई, पहला अल्फा एम दोनों में है, लेकिन ई जो है पहले आता है, ओ बाद में आता है अल्फाबेट में, तो हमने लिखा मीन। या तो इस तरीके से देखते हैं, यहाँ मीन है तो हम पहले यहाँ भी मीन लिख लेंगे इसके साथ, उसके बाद हम मॉड वाला लिख लेंगे, एम ओ वाला लिख लेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 से शुरू करेंगे, आगे तक लिख देंगे 3 2 1 हो गया। अब इसको देख लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। 14, द हाइट एंड रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन है, इसका हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट 24 एंड रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, आपको जो है स्लैंटेड है उसकी जो हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए यह आपका कोन है, ठीक, कोन की हाइट जो है दे रखी है और यह रेडियस भी दे रखा है। यह जो आपको स्लैंटेड हाइट है वह निकालना है, ठीक है। कर लेंगे, कैसे करेंगे, हाइट कितना दिया हुआ पहले इसको लिख लेते हैं, 24 एंड 7। यह है आपका 24, यह है आपका 7, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये एच दिया हुआ, इसको एल से दिखाते हैं, एल से, ठीक है। हमको ये बताना है, यहाँ पर आपको एक चीज मिल गया सीधा सीधा कि यह क्या है, राइट सर्कुलर कोन, सॉरी यह राइट सर्कुलर कोन है। तो यहाँ पर क्या है, यह देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसको आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपका यहाँ पर काम करेगा। तो क्या करेंगे,
ये क्या दिखा रहा है पाइथागोरस प्रमेय में, जब राइट एंगल ट्रायंगल में यह पोर्शन क्या दिखाता है, हाइपोटेनस, यह बेस और यह क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो सीधा फार्मूला लगाते हैं, क्या फार्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एच की जगह क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करेंगे 7 का स्क्वायर। बस आपको इनका स्क्वायर करके जो है आप ऐड कर देंगे, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर करिए, होगा आपका 576 ये होगा, जो आप 24 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब जो है इसको ऐड कर देना है, ऐड करिए, कितना आ रहा है ऐड करने पर, सॉरी 6, यहाँ हो जाएगा 625। यह कि तो अभी यल स्क्वायर है तो यल कैसे निकलेगा, एल इक्वल टू रूट में 625 और रूट 625 का क्या होता है वैल्यू, रूट निकालेंगे तो इसका 25, यही होगा ना, रूट निकाल के देखेंगे आप 25 इंटू 25 इक्वल टू क्या होता है 625। तो यही बात हुआ 625, दैट मीन्स 25 इंटू 25, 2 बार हो गया, पेयर मना बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा 25। तो यहाँ पर आपको जो L मिला है वो क्या है 25 सेंटीमीटर। यह जो आपको हाइट है, स्लैंटेड हाइट जो है इसका क्या मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपका जो 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर, यहाँ भी आपको मेन चीज ध्यान देना है कि यह जो है पाइथागोरस थ्योरम पर है, इसको आपको करना होगा। क्लियर, आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द quadratic polynomial alpha minus 1 x square plus alpha x plus 1 is -3, then the value of alpha is, यहाँ पर वैल्यू आपको निकालना है अल्फा का। तो कैसे होगा, यहाँ पर जो आपको जीरोज दिया है 1 जीरोज जो दिया है -3 दे रखा है, आपको वैल्यू जो है अल्फा की निकालनी है। यह वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर आपको जीरोज का एक कंडीशन पता है, वैसे तो आपको ऐसे ही जान लेना चाहिए कि यह जीरोज है, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन है, दैट मीन्स जीरोज इसलिए है क्योंकि जब इसकी वैल्यू इसमें पुट की जाएगी, रखी जाएगी, तो क्या होगा जीरो आ जाएगा। इसीलिए पॉलिनोमियल अगर यह आपका पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू अगर यह रखी जाएगी एक्स के जगह, यह रखा जाएगा, तो ये क्या आ जाना चाहिए जीरो का मतलब यही होता है पॉलिनोमियल का, जब जीरोज कहते हैं तो जीरोज का मतलब ही है यहाँ जीरो आता है। दैट मीन्स यह वैल्यू जब जितनी भी वैल्यूज आती है, जीरोज 1 है 2 है, क्वाड्रेटिक में तो 2 आ जाएगा, तो उन दोनों की भी वैल्यू आप उठा के इसमें रखेंगे, चाहे अगर केवल 1 आता है और दूसरा भी -3 आ जाता है तो एक ही बोलेंगे। तो अगर उसको उठाकर हम इसमें रखते हैं तो वैल्यू जो है यह इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाना चाहिए। यही तो कहता है जीरोज का मतलब कि ये वैल्यू रखिए जीरो हो जाती है। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, अल्फा का मान पूछ रहा है, तो हम अल्फा का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ जब हम कर रहे हैं जीरोज, आपको इसको हटा देते हैं, -3 है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर जीरोज जो दे रहा है वो क्या कर रहा है -3, तो यह -3 हम यहाँ रख देते हैं, देखते हैं जीरो आता है या नहीं। तो जीरो होना ही चाहिए, तो यक्स अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे रखेंगे देखिए, अल्फा -1, यहाँ वैल्यू निकालनी है अल्फा की ना, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं, जीरो हम ले लेंगे, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह यही जीरो जो दे रहा है -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा, एक्स की जगह क्या रखेंगे -3 जो दिया हुआ है प्लस 1। अब हम जान चुके हैं कि जब भी जीरोज का मतलब होता है कि जब हम एक्स की जगह वो वैल्यू रख देंगे, जीरोज का मान रखेंगे, तो वो
जो इक्वेशन होगा वो पॉलिनोमियल जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ अल्फा की जगह कोई नंबर होता तो हम यहाँ रखते तो देखते आपकी सारा 0 हो जाता। हमको अल्फा ही निकालना है, तो अल्फा एक ऐसी वैल्यू ही आएगी जिसको हम दोबारा इसमें रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए हम इक्वल टू 0 कर लिए। अब इसका मान आपको निकाल देना है, बस क्या होगा अल्फा -1, यह क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस, काम खत्म इसका। 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया इंटू 9 प्लस अल्फा, अल्फा के बाद यह -3 है, -3 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 3, और माइनस किया ये प्लस वाला जो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। बस सॉल्व करिए इसको, 9 को ब्रैकेट के अंदर लाइए, मल्टीप्लाई करिए तो 9 पहले इसमें होगा फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 अल्फा -1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 -3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 अल्फा में से इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 6 अल्फा, यही होगा ना, यह जो है अल्फा वाला पोर्शन 9 अल्फा में से यह 3 अल्फा माइनस हो जाएगा 6 अल्फा, और ये आपस में होगा तो माइनस प्लस 1 है तो ये एक इसमें से हट जाएगा, 8 इक्वल टू 0 यही आएगा। अब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस नंबर वाले को उधर भेज दीजिए, यह 6 अल्फा है इसको इधर भेजिए, क्या हो जाएगा माइनस है, जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा +8, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6 यही होगा। इसको कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 4 और 3, यही आपका जो है वैल्यू आएगा किसका अल्फा की वैल्यू कितना आया 4/3, यही आपका ऑप्शन होगा। अब यही अल्फा अगर हम यहाँ रख देना तो ये 0 आ जाएगा, यही तो बात है कि यहाँ पे अल्फा होगा, अल्फा और एक्स दोनों की वैल्यू रखिए, देखिए 0 आएगा, देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। देखिए क्या दिया हुआ है अल्फा -1, अल्फा -1 है तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, अल्फा कितना होगा 4/3 -1 ये हो गया 4/3 ये जो आया है अल्फा का -1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे स्क्वायर प्लस अल्फा कितना है 4/3 हो गया, फिर क्या अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू -3 और फिर +1। अब देखिए अब इसको निकालते हैं, यह 0 आएगा, कैसे आएगा देखिए हम चेक कर रहे हैं इसको। यहां पर आप क्या करेंगे 4/3 इसको माइनस कर सकते हैं, 4/3 में से 1 करिए क्या होगा 4 - 3/3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। आइए देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 प्लस, देखिए यहाँ पर यह माइनस यह प्लस तो माइनस हो जाएगा, और यह 3 से कैंसिल तो क्या बचा -4 प्लस 1 इक्वल, सॉरी यहाँ पर तो हमको निकालना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 1/3, 4 में से 3 आपने माइनस किया तो 1 बचा, 1/3 इंटू 9, देखिए यहाँ पर -4 + 1 तो क्या बचेगा -3, 1 जो है निकल जाएगा इसमें से तो बचा क्या 3 हो जाएगा, एक निकला 3 बचेगा, और माइनस वाला जो बड़ा साइन होता है उसी को लेते हैं, जो बड़ा साइन है 4 के साथ जो क्या है माइनस लगा है तो उसको लेंगे हम। अब क्या बचा, यहाँ से 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम, क्या बचा यहाँ पर तब 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0 आया, दोनों को वैल्यू रखे 0 ही आएगा। तो ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया। आंसर आपका क्या है 4/3, ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलते हैं देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन आपको पूरा दिखाया गया। यहाँ पर क्या है कि जब आपको वैल्यू इसकी निकालनी थी तो हमने इक्वल टू 0 कर लिया, अगर आपको यह देखना होता कि यह जो -3 जीरोस दिया है यह इसका 0 है कि नहीं, यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते, यह 0 हो जाता तो भी पता चल जाएगा कि यह क्या है। तब यहाँ अल्फा की वैल्यू दे रखता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है लेकिन इतना ही घुमाएगा, यही चीज है, एक चीज ये एक चीज ये, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैल्यू रखिए इक्वल टू 0 करिए, या तो 0 करना होगा या तो दिया रहेगा आपको सॉल्व करना होगा, दो ही तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए,
द डायमीटर ऑफ सर्किल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इफ वन end of the diameter is -4 and 0 then the other end of x axis is at। आपको बताना है, अदर एंड बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आसानी से हम कर सकते हैं, केवल ऑप्शन से ही आप सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं। चाहे तो केवल एक लाइन खींच के, एक अक्षर नहीं लिखना होगा, केवल लाइन, एक लाइन से ही आप कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बड़ा प्रोसेस देख लेते हैं, एक छोटा सा, वो भी आपको 2 लाइन का है, वो प्रोसेस देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसको डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में ही आप कैसे कर सकते हैं, ये बताएंगे। तो पहला काम जो कह रहा है आपका, क्या बता रहा है? पहला पॉइंट जो -4 है, -4 एंड 0, जो कह रहा है कि -4 और 0, जो पहला पॉइंट आपका क्या है? -4 एंड 0, इसका जो है डिस्टेंस कह रहा है। डिस्टेंस कहाँ से? एक पॉइंट और है यहां से, इसका जो डिस्टेंस क्या बोल रहा है? कह रहा है 6 है। यह पॉइंट मान लेते हैं हम x और y है। अब देखिए x y हमने माना है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एट x एक्सिस पर ही बात कर रहा है, y पर नहीं जाना है। दैट मीन्स y एक्सिस का जो मान होगा वह क्या होगा? यह y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हमको जो है यह एक्सिस है, अगर हमको इसी x एक्सिस पर ही रहना है, y पर नहीं जाना, दैट मीन्स हमारा जो है इसी पर रहना है। x की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अगर आप इसी लाइन पर रहते हैं तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? y की वैल्यू क्या होगी? 0। बस देख लीजिए, यह 0 हो गया। अब हम इसके बीच का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देंगे, हमको मिल जाएगा। कैसे? देखिए, यह पहले प्रोसेस देख लीजिए, फिर इससे भी शॉर्ट बता देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस जो आप निकालते हैं, d इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही डिस्टेंस का फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 6 है, यह 6 है, 6 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए y की वैल्यू यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, दैट मीन्स यह वाले पार्ट की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो हम केवल इस पार्ट को करेंगे। क्या हो जाएगा? x2, दैट मीन्स x माइनस x1 क्या होगा? -4 है, इस तरीके से, और यह जो है पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x क्या हो जाएगा? x माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है? x, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और बाहर माइनस, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? +4 हुआ, इसका स्क्वायर हो गया, और यह रूट लगा है। अब यहाँ देखिए, रूट है, यह टोटल का रूट है, पूरे का स्क्वायर है और टोटल का रूट भी लगा है, उसी संख्या का स्क्वायर है, उसी संख्या का रूट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? यह जो है रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा। क्लियर हुआ? कैसे? वही चीज होता है ना, ए पर आप जैसे स्क्वायर लगा के और रूट लगा दिए, तो होता क्या है? स्क्वायर और रूट दोनों तो वही चीज है। रूट का मतलब यह क्या होता है? 2 टाइम, इसको आप 2 टाइम होता है ना, तो स्क्वायर को a इंटू ए कर सकते हैं, तो यह पेयर जो बनता है वो बाहर आ जाता है, तो बाहर क्या आएगा? a आएगा केवल, हो गया। तो यहीं से आप जान लीजिए कि स्क्वायर और रूट दोनों साथ में होता है, तो सीधे वही संख्या बाहर आ जाती है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने से ही आपका हो जाएगा। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? 6, इसको इधर लाइए, यहाँ पर सॉरी यहाँ प्लस है ना, हाँ प्लस है, इसको इधर लाएंगे, -4 इक्वल टू x, दैट मीन्स यहाँ 2 इक्वल टू x, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू 0, और यही हो गया x की वैल्यू कितना है? 2 और 0, बस यही आपका 2 एंड 0, यही आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी आपका सही हो रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अब इसको हम शॉर्ट में देखते हैं कि आसानी से, इतना लंबा ना करके एक लाइन में कैसे करेंगे वह देखते हैं। ये चीज आपको छोड़ते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। अब एक लाइन में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, ये फार्मूला बेस्ड था, उसको कर लिए। अब यहां से देखते हैं, पहली चीज तो हमने क्लियर कर लिया। क्या क्लियर किया? यह दिया -4 और 0, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 है। क्लियर? एक चीज तो हमने यह भी क्लियर कर लिया कि यह कह रहा है कि x एक्सिस पर ही है, दैट मीन्स y तो 0 होगा, यही वैल्यू होगी। तो यहां से आप देखते हैं तो आपको 3 आंसर मिल रहे हैं y 0 वाले पे, 1 2 3 मिल रहे हैं। अब इसमें से कौन सा सही होगा देखते हैं। केवल आपको
यह जो एक्सिस है इस पर देख लीजिए, पहले इसको इंडिकेट कर दीजिए यह कहाँ पर हो सकता है। y पर जाना ही नहीं है, x की बात कर रहा है तो 1 2 3 4, इधर चलते हैं -1 -2 -3 और -4, यही जो है पॉइंट है -4 वाला। अब इस इधर जाएगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, बस इसी लाइन पर रहना है। तो शुरू करना है हमको, देखिए यहाँ -4 है, कह रहा है डिस्टेंस दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 6 का, तो 6 कदम आगे बढ़िए, कहाँ की ओर, प्लस की ओर जाना होगा ना, इधर की ओर, माइनस की ओर नहीं जाना है, इधर आपको 6 जाना है ना, माइनस की ओर 6 कदम नहीं, आपको इधर की ओर जाना है, ठीक है। आगे चलिए क्या होगा, यहाँ पर आए 1, यहाँ पर आए 2, यहाँ आए 3, फिर यहाँ 0 पर आए 4, यहाँ आए 5 और फिर यहाँ आए 6, ये 6वें नंबर पे क्या आया 2 आया, x का मान कितना आया 2, और क्या हुआ x का मान 2 और 0, क्योंकि y एक्सिस पर हम नहीं गए हैं, इसी पर रह गए हैं, तो क्या होगा 0। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा 2 और 0। देखिए एक ही लाइन में आपका पता चल गया कहाँ पर है, आपको पता चल गया 2 और 0। लेकिन अगर आप इसको प्लस इधर की ओर लाना चाहते, अगर इधर की ओर जाते -4 के बाद हम इधर जाते, तब इधर क्या आता माइनस में आता। क्यों हम प्लस में केवल गए हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन बता रहा है केवल प्लस में ही जाना है, ऑप्शन आपको प्लस में ही बता रहा है, माइनस में नहीं बता रहा है, तो ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। जिस साइड जाना, अगर माइनस में जाना है तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, आंसर सही होगा। तो उतना कदम हम इधर की ओर भी चल देते हैं, दूसरी साइड भी चल देते हैं, जो ऑप्शन आएगा वो हम सही मार लेंगे, क्लियर। तो यहाँ से आप सीधा सीधा कर सकते हैं एक ही लाइन में, ये आसानी से करने का तरीका है, शॉर्टकट, ठीक है। चूंकि विकल्प वाला है इसलिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन ये दे देता है तो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, जो पहला प्रोसेस था। ऑब्जेक्टिव में है तभी आप इसका यूज करेंगे शॉर्टकट के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x + 2y - 7 = 0 एंड 2x + ky, यहाँ प्लस है, +ky + 1 = 0 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन नहीं रखते हैं, यह दोनों इक्वेशन जो है सॉल्यूशन नहीं है इनका। तो सॉल्यूशन होने का और ना होने का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज है रेशियो, जो आपको याद आएगा, यह नॉट इक्वल टू b1/b2, एक यह पहला चीज है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसमें जो है दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस करती हैं, क्लियर। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तब क्या होता है, तब यहाँ दो लाइनें एक दूसरे पर क्या होती हैं, कोइंसाइड करती हैं। यह जो है ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है, दो लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, केवल वन पॉइंट पर, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक दूसरे को कई सारे पॉइंट्स पर मीट कर रही हैं, कई सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। आप जितना बढ़ाते जाएंगे लाइन, चूंकि दोनों साइड बढ़ती जाएगी, जितना बढ़ाएंगे उतने पॉइंट पर आपको आंसर मिलता जाएगा, दैट मीन्स यह मेनी सॉल्यूशन। और इसी की जगह a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 कर दें, तो यहाँ नॉट इक्वल टू हो गया, तो यह क्या हो गया, मेनी नो सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। क्यों, दोनों लाइनें पैरेलल निकल गई, लाइनें जो हैं पैरेलल निकल गई, इनका कहीं आपस में कोई टच नहीं है, इनको इंटरसेक्ट करना जरूरी है तभी सॉल्यूशन मिलता है, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स पैरेलल चली गई, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही आपके सामने 3 कंडीशन है, a1 a2, ये सब क्या है, b1 b2, यह जो कोफिशिएंट है इन्हीं का मान है, यह जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है इन्हीं की वैल्यू है। a1 ये होता है, b1 ये होता है, a का x कोफिशिएंट a, y कोफिशिएंट b और यह कांस्टेंट c होता है। बस यहाँ आपको इसी पर रख कर चेक करना है, इसी से आपको k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम केवल तीसरे कंडीशन को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन पे चल रहा है हमको, कौन सा, ये लास्ट वाला कंडीशन, बाकी कंडीशन की हमको जरूरत
नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। केवल एक कंडीशन में चलना है तो हम एक ही पे चलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। यह चीज आपको रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि ऐसे देखते देखते ही याद हो जाएगा, कई बार सामने आएगा तो याद हो जाएगा। देखिए अब पहले इसको जो है कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। चूंकि दो इक्वेशन है तो यहाँ a1 b1 और c1 कर लिए, अगला जो है a2 b2 c2 हो जाएगा। तो पहले वाले को हम कंपेयर करते हैं इसको, तो क्या होगा, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a1 इक्वल टू यहां से निकलेगा 5, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 जो है कंपेयर करिए 2, और c1 इक्वल टू -7। चूंकि यहाँ प्लस c1 है, यहाँ -7 है, तो माइनस के साथ लेंगे। क्लियर हो गया। अब जो है इस वाले का जो इक्वेशन है इसको किससे कंपेयर करेंगे, a2 b2 और c2 से। देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। तो कैसे होगा, कंपेयर कर लीजिए। a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a2 इक्वल टू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, तो a2 इक्वल टू 2 आ गया। b2 इक्वल टू b2y, तो क्या हो गया, k हो गया, k इसकी वैल्यू आ गई। c2 इक्वल टू c2, यहाँ पर कितना है 1 है, तो c2 इक्वल टू 1। क्लियर हुआ, ये वैल्यू आपको मिल गई और यह आपको दूसरी वैल्यू मिल गई। बस अब उसी जो फॉर्मेट इस पर रख दीजिए, किस पर, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब हमको जो करना है, निकालना है वैल्यू k की। देखते हैं क्या होगा, a1 अपान a2 क्या है 5 अपान a2 क्या हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू b1 क्या है 2 रख देते हैं, b2 क्या है वैल्यू k। अब हमको ये लिखने की जरूरत है क्या, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि हमारा k की वैल्यू निकालना, k हमको मिल गया और एक ये पोर्शन मिल गया, 2 मिल गया, तीसरे की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल टू है तो यहाँ से आप वैल्यू ऐसे भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको जो इतने का काम है इतने में हो गया। ये तो आगे चेक करना होता है तो आप आगे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते हमको यहीं से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ कैसे मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए ऐसे और ऐसे क्या होगा, ये हो जाएगा 5k इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो k इक्वल टू कितना हो गया 4 अपान 5। दिस इज योर आंसर। तो आपका कितना आ गया 4 अपान 5। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो 17 क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर। अब चलते हैं, जो डिटेल आपको बताया जाए उस पर ध्यान देते रहेगा, ताकि जो आगे क्वेश्चन होंगे केवल इसी में नहीं, क्वेश्चन आपको रटाया नहीं होना चाहिए, आपको प्रोसेस आना चाहिए। प्रोसेस आ गया तो आप कर ले जाएंगे। तो बार बार उस चीज को बताएंगे तभी आपको ध्यान रहेगा कि कब यूनिक सोल्यूशन है कब नहीं है, तो ये चीजें हमेशा याद हो जाएंगी, आपको रट जाएंगी, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी पर जो है आपको सेक्शन बी में भी प्रश्न आ जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि सेक्शन ए के प्रश्न जो ऐसे होते हैं इसको आप डिटेल में सॉल्व करें तो सेक्शन बी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएंगे उसी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज। यहां पर जो है आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है और यूज किया है डाइस को। प्रोबेबिलिटी में इस तरीके से क्वेश्चन जो आपको चेंज करके, जो इससे पहले भी प्रश्न ये हो चुका है आपको, जो प्लेइंग गेम पर जो होता है, जो कार्ड है आपका उस पर हो चुका है प्रश्न, उसी के तरीके से यहाँ पर आपको डाइस पर है, डाइस पर भी क्वेश्चन आते हैं। और आपका जो है पासा पे डाइस, दैट मीन्स पासा जो आप खेलते हैं उस पर हो जाता है, और कार्ड जो आपके पास होता है, प्लेइंग कार्ड जो होता है उस पर भी प्रश्न आ चुके हैं। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो आपको प्रश्न दे रहा है, कह रहा है 2 डाइस, 1 और 2, यहाँ पर 2 डाइस है। आपको ध्यान देना होगा डाइस में कितने पॉइंट आ सकते हैं। 1 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, इस तरीके से होता है 4 पॉइंट्स। फिर क्या हो सकता है 5, फिर क्या हो सकता है 6, इस तरीके से होता है। तो 2 डाइस की बात कर रहा है, तो एक डाइस में ऐसे 6 होगा, इस तरीके से दूसरे डाइस में भी आपको यही चीज होगा।
ठीक है, दूसरे डाइस में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ये हो गया 5 और ये लास्ट जो है आपका 6। इस तरीके से पॉइंट आपको मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो यह कैसे सॉल्व होगा? 18th क्वेश्चन जो है कह रहा है डबलेट चाहिए कब, प्रोबेबिलिटी आपको डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो डबलेट का मतलब क्या होता है? दोनों पासों को, दोनों जो डाइस है एक साथ रोल किया गया, एक पासे पर 1 आ जाए तो दूसरे पे भी 1 आ जाए, एक पासे पर 2 आए, 2 पॉइंट आए तो दूसरे पर भी 2 पॉइंट आए, एक पर 3 आए तो तीसरे इस पर भी 3 आए, मतलब दोनों पर इक्वल आए, एक दूसरे की टोटल जो है नकल हो, एक दूसरे की नकल हो, एक जैसा आए। तो यह कंडीशन कितनी बार हो सकता है? एक आएगा तो एक कंडीशन ये हो गया, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कितने कंडीशन हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। चूंकि 6 है ही तो 6 कंडीशन आएंगे, 6 बार ऐसा हो सकता है। ठीक है, डबलेट आ जाए एक ही जैसा, क्योंकि एक पर 1 आ जाएगा दूसरे पर 2 आ जाएगा तो अलग हो गया। तो यह पॉइंट्स जो है इक्वल आएगा तभी जब होगा 6। दैट मीन्स 6 बार ऐसा हो सकता है। क्लियर? और कितने में से 6 बार हो सकता है? जब हम इसको करते हैं तो 6 आपका इसमें 6 चांस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी क्या होता है? 6 पॉइंट होते हैं, एक 1 2 3 4 6 और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं 36। या तो इस तरीके से कर लीजिए आप, 6 पावर n होता है। ठीक है, 6 पावर n, जितने डाइस लगाएंगे आप उतने जो है यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पर 2 डाइस था तो 6 के स्क्वायर, 2 का मतलब स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, दैट मीन्स 36। यही आपका 36 लिखा गया। क्लियर हुआ? कितने में से आपको जो टोटल वैल्यू होगी, जो टोटल चांस है वो क्या है? टोटल जब आप डाइस को रोल करेंगे तो क्या आ सकता है, कितने टर्म आ सकते हैं? तो वो टोटल जो टर्म है वो इतने आ सकते हैं जो कि 6 टू द पावर n होता है। क्लियर? यह कैसे होता है ये चीज आपको बता सकते हैं, अगर आप इसको रोकते हैं फिलहाल या इसको कंप्लीट कर लेते हैं तब बताते हैं यह 6 पावर n कैसे होता है। यह क्लियर हुआ? इसको कट कीजिए, 6 तो यह आपका आंसर आ जाएगा 1/6। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1/6। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से 18th का सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। यह क्लियर हो गया। अब आपको आगे इस चीज को समझाते हैं कि कैसे हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ क्या है, 6 टू पावर n होता है। ठीक, ये चीज याद रखने की जरूरत है, जितने डाइस होंगे उतना यहाँ पर रखते हैं। कैसे ये आया इसको देखिए, इसको समझिए कैसे हुआ। 6 टू द पावर n जो है कैसे हुआ, यहाँ पर आप एक डाइस, जैसे हम 2 डाइस, फिलहाल 2 डाइस की बात करते हैं, एक डाइस ये हो गया, एक डाइस ये हो गया, 2 डाइस यहाँ पर आया, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 आ सकता है। अब जैसे हम एक की बात करें, टोटल कितना होता है, पहले यहाँ शुरू करते हैं। दोनों डाइस को रोल किया, एक डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पर 1 आया, क्या आया? 1 और 1। ठीक, तो पहले क्या हो गया? 1 एंड 1। दूसरे, फिर अगला कंडीशन देखते हैं, पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पर क्या आया? 2 आया, तो क्या हो गया? 1 एंड 2 आया, एक पर 1 दूसरे पर 2, ये भी हो सकता है। देखिए 1 के साथ यहाँ 1 पेयर आ गया दोनों, या एक पर 1 आया दूसरे पर 2 आया, एक पर 1 आया दूसरे पर 3 आया, एक पर 1 आया तीसरे पर 4 आया, एक पर 1 आया इस पर 5 आया, एक पर 1 आया इस पर 6 आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल 1 के साथ कितना कंडीशन बन जा रहा है, कितना हुआ? 6। एक के साथ 6 हुआ, केवल एक के साथ 6 कंडीशन, दैट मीन्स एक के साथ जो है 6 कंडीशन हो गया। क्लियर? केवल एक, जो एक पासे पर 1 आ रहा है उस एक की बात कर रहे हैं। एक पासे पे 2 भी आ सकता है और दूसरे पर फिर यह जब 2 शुरू करते हैं तो यह 2 भी अपना काम शुरू करेगा। अगर एक पर 2 आया दूसरे पर मान लीजिए 1 आ गया, एक पर 2 आया दूसरे पर मान लीजिए 2 आया, एक पर 2 आया दूसरे पर 3 आया, इस पर 2 ही आ रहा है, लेकिन अगले पर जो है इतने चांस हो सकते हैं। ये फिर 2 के लिए कितना हो गया? 2 इंटू 6, 2 के लिए भी 6 चांस मिल रहा है।
क्लियर। ऐसे आप करते जाएंगे तो सबके लिए वो चीजें बढ़ती जाएंगी, वैसे ही बढ़ता जाएगा। यह जब 6 पॉइंट है तो कितने 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो दो पासे के लिए, दो के लिए जब आप करते हैं, दो डाइस के लिए 6 इंटू 6, दैट मीन 6, जितना डाइस हुआ उतनी बार 6 का हमने मल्टीप्लाई किया। 6 क्या है, यह 6 जो उस पे आने के चांसेज हैं, यह जो पॉइंट है 6 मतलब यही है, 6 जो है इन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक पासे का ये 6, इस पासे का यह 6, क्योंकि हर एक के लिए 6 चांस मिल रहा है, दो के लिए फिर 6, 3 के लिए, ऐसे जाता रहेगा। एक पासे पे 1 आएगा, दूसरे पर 1 आ सकता है, एक पर 1 दूसरे पर 2, तो एक के साथ ही एक पासे पे 1 ही आए, दूसरे पे 6 चांस हो जाता है। एक पर 2 आए फिर दूसरे पे 6 हो जाता है, एक पर 3 आए फिर इस पे 6 हो जाता है। दैट मीन्स 6 इंटू 6। क्यों? क्योंकि एक जो 6 है इसको इंडिकेट कर रहा है, दूसरा इसको इंडिकेट कर रहा है। अगर 3 हो जाता, 3 पासा हो जाता, 3 डाइस हो जाता, तो फिर इंटू 6 हो जाता, दैट मीन 6 का क्यूब हो जाता। 4 पासे हो गए आपके पास, 4 डाइस हो गए, तो इंटू फिर 6 कर देंगे, 6 का ही करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स कितने हैं 6 है, उसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर। यही चीज अगर हेड टेल पे होता है, सिक्के पर होता है, तो वहां क्या होता है 2 होता है, 2 पावर n करते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्का जो होता है, जो आपको सिक्के पे क्या होता है, हेड एंड टेल, सिक्के पर केवल हेड एंड टेल होता है। देखिए उसको भी यहीं दिखा दे रहे हैं। अगर सिक्के की बात की जाए, कॉइन की बात की जाए, तो क्या होता है हेड एंड टेल, हेड और टेल केवल होता है। तो यहाँ आपको वही काम करेंगे। अगर एक सिक्का है तो केवल 2 चांस हो गया, हेड, एक सिक्का है, एक ही कॉइन है, तो क्या हुआ, केवल हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब 2, हेड या टेल, दैट मीन्स 2 मिला। लेकिन सिक्का बढ़ गया, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये हो गया, 2 सिक्का हो गया, तो 2 इसका और 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 सिक्के बढ़ गए, कॉइन बढ़ते जाएंगे, इंटू 2, कॉइन 4 हो गए, इंटू 2। तो टोटल जो कंडीशन होता है, जो अपान में आप लिखते हैं हमेशा, जो पूरी घटना, टोटल घटनाएं कितनी घटित होती हैं, वो टोटल क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कर सकते हैं। इतने प्रकार से आ सकता है, रिलेशन जो है इतना आ सकता है। तो इसको हम n से दिखा देते हैं, इसीलिए। क्यों? अगर एक सिक्का है तो 2 के पावर 1, दो सिक्के हैं तो 2 के पावर 2, 3 सिक्के हैं 2 के पावर 3। देखिए क्या आता है यहाँ, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4, 2 के पावर, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स देखिए यही आ रहा है। आपको बढ़ते जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसमें जो है 2 के पावर 4 हो जाएगा, दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही आया 4, ऐसे ही जाएगा। तो कॉइन के लिए जितना वो होता है, उस पर जितने चांसेज हैं, उसी को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्यूब कर उस पर n करते जाएंगे, या ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वही आएगा। चाहे आप इसमें देखिए, कॉइन में देखिए, चाहे आप जो है इसका देखिए रोल करने के लिए इसको देखिए, चाहे कॉइन को देखिए, दोनों में सेम कंडीशन होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 और उसका डिटेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, लास्ट इसका जो है सेक्शन ए का। यह 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एसर्शन और कंडीशन पे हैं, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया हुआ है, एसर्शन और रीजन इसमें है। एसर्शन क्या दिया हुआ है, यह आपके सामने एक फिगर है, उसके बाद एसर्शन दिया हुआ है। देखिए क्या है, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है, देन द क्वाड्रिलेटरल OAPB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर हमको देखना यह है, पहला जो है देखते हैं पहले को क्या कह रहा है, P एंड PB आर टेंजेंट्स। यहाँ पर देखिए PA और PB जो है टेंजेंट है, सेंटर O है यह P जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से इस पर टेंजेंट है। देन कह क्या रहा है, OAPB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यह क्या सही है? तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसी यह टेंजेंट होता है, जब भी टेंजेंट यहां से टच करता हुआ दोनों सर्किल से एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा जाता है किसी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों जगहों पे, तो इनका रेडियस के द्वारा
बनाया गया जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। दैट मीन्स यह थ्योरम है, दैट मीन्स यह क्या है, असर्शन करेक्ट है, असर्शन आपका सही है। उसके बाद हम देखते हैं रीजन। रीजन में क्या दे रखा है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है अपोजिट एंगल, दैट मीन्स O इक्वल टू P, A इक्वल टू B। क्या ऐसा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? यही पॉइंट जो है आपको देखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होता है या नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर आप पहले ही जान चुके, जैसे यह थ्योरम है उसी तरीके से आप यह भी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ये जो सामने के एंगल दिख रहे हैं, ये जो है ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन्स इनका जो सम होता है वह क्या होता है, 180 होता है। क्या मतलब हुआ, एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या होता है, इनका ये जो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो इनका क्या होता है, जो सम होता है 180 होता है। और यहाँ पर क्या दिया है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल है नहीं, इक्वल जरूर नहीं है, 90 ही हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है, यह अलग भी हो सकता है। क्या होना चाहिए, इनका जो है सम 180 होना चाहिए। दैट मीन्स यह जो पॉइंट है, यह रीजन जो है यह क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से आपको क्लियर हो गया केवल ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएगा। यहाँ पे तो आपको काम आ गया असर्शन और रीजन की वजह से, लेकिन यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जब वैल्यू निकालने के लिए इसमें से किसी एंगल का देता है तो यह काम आती है, यह चीज आपको काम आता है। यह थ्योरम भी काम आता है और यहाँ पर जो कंडीशन बता रहे हैं, थ्योरम ये कहता है कि यह क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जब इस तरीके से आपको फिगर दिखे, बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींचा जाता है टेंजेंट, तो ये क्या बनाता है, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। उसके बाद इसके जो एंगल होते हैं, इनका जो अपोजिट एंगल है, इनका सम होता है 180 डिग्री। ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह देता ज्यादा है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर अंदर होता है, ये देने की जगह इसको देना प्रीफर करता है, उसी में जो है एंगल की वैल्यू निकालने को देता है। क्योंकि यहाँ पर आपको यही नहीं ध्यान रहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल है, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो इस पर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आ सकता है, तो यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो ये गलत सही हो गया, ये गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ए का, यह अगला लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं 20। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन दिया हुआ है, zeros of polynomial px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r माइनस 1 एंड 3। द ग्राफ, अब एस रीजन क्या दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट -1 एंड 3 0 पर। अब देखिए पहले असर्शन हम देख लेते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि इसमें से आपको बताना है, केवल ऑप्शन के थ्रू निकालना है, लेकिन यह दोनों जो है आपको सेक्शन बी में बड़े क्वेश्चन के रूप में दिख सकता है, सेक्शन सी में भी दिख सकता है। तो यह दो पार्ट अलग अलग कर दिया जाए, दोनों एक बड़े क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। आपको इसको जानना होगा कैसे। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये है, जीरोज का मतलब क्या होता है, क्या पी एक्स दिया हुआ है आपके सामने, क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यह जो है पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है। अब इसका जीरोज कह रहा है कि -1 एंड 3 है, यह आप कैसे पता करेंगे, या तो आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करके देखिए, ठीक है, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि -1 और 3 अगर जीरोज है, दैट मीन्स इनकी वैल्यू रखने पर इसका मान जो है 0 हो जाना चाहिए। जैसे आप -1 p -1 रखिए, पहले x की जगह -1 रखिए, दोनों को चेक करिए, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -3, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
माइनस, ये क्या हो जाएगा, यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 3, ये कितना हो गया, इक्वल टू देखिए 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 में से फिर 3 माइनस कर दिए, क्या हो गया 0। दैट मीन्स आपको मिल गया कि यह सही है, -1 क्या है, इसका जो पॉलिनोमियल है उसका 0 है। अगला 0 क्या है, 3 को चेक कर लेते हैं, 3 वैल्यू पुट करेंगे, इसी में आप 3 रख के देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, पहले से क्या दे रखा है यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 3 स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगा 9 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 और माइनस 3, सॉल्व करिए इसको, 9 माइनस 6 माइनस 3, ये दोनों माइनस माइनस है तो इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 और 9 में से माइनस कर देंगे क्या होगा 0, यह भी आ गया 0। दैट मीन्स यह जो पहला जो एसर्शन है आपको क्लियर हो गया कि -1 और 3 जो है इसका क्या है जीरोज है। कैसे चेक करते हैं, जीरो चेक करने का तरीका ये है, ठीक है। ऐसे आप जीरोज जो है इसका करेंगे, आप कैसे जीरोज है या नहीं है चेक करने का तरीका यही है, क्लियर। और अगर जीरोज निकालना हो तो एक तरीका ये कर सकते हैं, आप सीधा 0 कर दें और उसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो उससे निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। सीधी बात है, चेक करना है, ऑब्जेक्टिव है तो आपको समय बचाते हुए सीधा काम यही करना है कि वैल्यू रख देना है। अब आगे कह रहा है, रिवीजन पे आइए, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ आपको बना के जो देखे होंगे बनाए होंगे, नहीं तो आप जो पिछला जो क्लास का वीडियो आपको मिल चुका है पॉलिनोमियल में, आपको क्लास वीडियो है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पॉलिनोमियल का पूरा वीडियो मिलेगा, तो उस क्लास वीडियो में आप देखेंगे ग्राफ बनाकर समझाया गया कैसे ग्राफ का आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जब सॉल्व करने को आ जाए, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है, क्या देखिए, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट। जीरोज का जब यहाँ पर x होता है तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन x। ये सब सारी चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं एक शॉर्ट में। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि यह x के फॉर्मेट में दिया है, x एक्सिस पे दिया हुआ है, ठीक है। यह x एक्सिस का है, p x यहाँ y देता तो y का हो जाता है पॉलिनोमियल इन y हो जाता है, यहाँ पॉलिनोमियल क्या है इन x है। दैट मीन्स क्या, इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। यहाँ पर जो लाइनें आपको दिखाई जाती हैं, जो सॉल्यूशन होता है, यह सॉल्यूशन जो निकल रहा है, जो आपको जीरोज मिल रहे हैं, सॉल्यूशन मिलता है, तो ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पे। देखिए कैसे, इसको आप समझ गए, इसको देखिए कैसे ग्राफ पे, इसका जो सॉल्यूशन होता है जीरो मिलता है, दैट मीन्स उस पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट करता है, जितनी जगह कट किया उतना उसका सॉल्यूशन। यह जो आपका है px है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दो इसके क्या है जीरोज है, जीरोज की वैल्यू आ गई -1 और 3। इसको जो है आप जब सॉल्यूशन कब होता है, कोई भी ग्राफ होता है लीनियर का ही देखिए, लीनियर ऐसे गया x एक्सिस पे कितना जगह, एक जगह कट किया, दैट मीन्स इसका जो आपका सॉल्यूशन क्या मिला, एक मिला, यही पॉइंट मिलेगा, यही तो था। आप जब प्लेलिस्ट में देखेंगे आप ग्राफ वाले सॉल्यूशन को, तो जिस पॉइंट पर कट करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इसका जो x पर कट कर रहा है लीनियर है, एक जगह कट किया तो इसका क्या होता है, लीनियर का एक होता है। उसी के जगह जब आप इसमें आएंगे, इसमें दो जगह कट कर रहा है, जैसे कहाँ पे कट कर रहा है, आप पहले ये देख लीजिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। यह जब आप देखते हैं यहाँ पर जो आपका जीरोज आया है -1 और 3, कहाँ पे है -1, यहाँ पर -1 और दूसरा कहाँ है, यहाँ है 3। यही तो दो पॉइंट है जहां पर ये कट कर रहा है, जीरोज है, दैट मीन्स यही दो पॉइंट है जहां पर आपका यह ग्राफ कट करेगा,
यही तो आपको बताया गया था। यहाँ पर जो है आपका 2 पॉइंट है। सॉल्यूशन यही होता है जहां पर वह आपको ग्राफ जो है कट करता है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जगह कम से कम जो आपको दो जगह कट करेगा, मैक्सिमम जो है 2 पॉइंट पे कट करेगा, यही इसका सॉल्यूशन होता है। या तो एक जगह करेगा या तो दो जगह, मैक्सिमम जो है 2 पॉइंट्स पर क्वाड्रेटिक में, लीनियर जो है एक जगह करता है। तो इसी तरीके से आप इसको समझ में आ गया। यही पॉइंट -1 और 0 हमने -1 लिया था, चूंकि x एक्सिस पर पॉलिनोमियल इन x है, x एक्सिस पर जब कट कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हुआ, ये यहाँ पर देखिए क्या -1, y पर नहीं जाना है ऊपर तो 0 हो गया। यहाँ जो इसका 0 था 3 था, तो y पर नहीं जाना है तो क्या हुआ 3, x एक्सिस पे 3 और y पर 0। यही 2 पॉइंट है ना जहां पर इंटरसेक्ट करता है। सॉल्यूशन यही बताया गया है ना कि x एक्सिस पर जितनी जगह कट करेगा, x एक्सिस पर जितनी जगह कट करेगा वही पॉलिनोमियल का जो है सॉल्यूशन होगा। ऐसे प्रश्न आए हैं, उसमें आप जब चैप्टर में जाएंगे पॉलिनोमियल के, तो वहां आप देखेंगे कि पूछता है, केवल ऐसे प्रश्न आता है कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। तो अब यहाँ पर आप फिगर से देख के बताते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशन हैं। कहाँ पे x एक्सिस पे 2 जगह काट रहा है तो इसको 2 हुआ। क्यों? क्योंकि हम पॉलिनोमियल इन x पढ़ रहे हैं, तो x एक्सिस की बात करेंगे तो x एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 2 जगह कट किया तो इसका 2 सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, और जो 2 सॉल्यूशन था क्या था, -1 और 3, तो -1 और 3 इन दोनों पॉइंट को निकाल लीजिए। यह पॉइंट क्या होगा -1 और ऊपर नहीं जाना है तो 0, इस पॉइंट पर पहले बता दिया 3 और ये पॉइंट 0। क्लियर हुआ? चाहे आप इधर से ऊपर जाइए, अगर यह पॉइंट दिया हुआ है 2 तो सॉल्यूशन आप बता सकते हैं कि x एक्सिस पे कितना गया 3, मतलब एक सॉल्यूशन 3 हो गया। x एक्सिस पे दूसरी साइड कितना गया -1, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन ये हो गया। चाहे आप ग्राफ से सॉल्यूशन की ओर जाइए, ऊपर की ओर 0 की ओर जाइए, चाहे 0 से ग्राफ की ओर आइए, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। दैट मीन्स यह भी सही और यह भी सही है, असर्शन भी सही और रीजन भी सही है। ये क्लियर हुआ? इसको आप पूरा डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो आप पॉलिनोमियल का जो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इसका चैप्टर का मिला हुआ है उसको आप देखिए, क्लियर हो जाएगा किस तरीके से होता है। वैसे यहाँ पर हम कोशिश किए कि आपको टोटल क्लियर हो जाए, चाहे आप इससे सॉल्यूशन से ग्राफ की ओर आइए, चाहे ग्राफ से सॉल्यूशन की ओर जाइए, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। जितनी जगह कट करता है, चूंकि यह पॉलिनोमियल इन x है, y में नहीं, यहाँ x है, तो x एक्सिस को जितनी जगह काटेगा वही उसका सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन 2 है, दैट मीन्स उन्हीं 2 पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रहा है, तो जब x एक्सिस को कट कर रहा है दैट मीन्स वहां पर y पर ऊपर नहीं जा रहा है, केवल x पर, तो y का वैल्यू 0, यहाँ भी y का वैल्यू 0। इसके साथ ये आपका दोनों जो है ऑप्शन सही है, और यह इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन भी ये सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आपका कोई जो 20 क्वेश्चन था सेक्शन ए का आपके प्रीवियस ईयर पेपर का, वो कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगातार कराते रहेंगे। यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट कराने का पार्ट 2 है। अब इसके बाद हम चलेंगे पार्ट 3 पर, 4 पर। ऐसे करते करते जब तक आपका एग्जाम नहीं रहता है तब तक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी और साथ में सेक्शन बी सी का भी ऐसे हम कराते चलेंगे, जितना अधिक से अधिक करा सकेंगे उतना कराते चलेंगे। लेकिन जो भी कराएंगे वो एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे। अभी सेक्शन बी पे भी जाएंगे तो सी पर भी कराएंगे, तो उसका जो है डिटेल कराते जाएंगे, ताकि अगर आप फिलहाल में अगर चैप्टर जाके पुराना प्लेलिस्ट में वीडियो और क्लास वाइज देखने में अगर आपको समय लगता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ से कम समझ लें। जो क्वेश्चन एक बार सामने आता है, इसीलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है उसको भी डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे जो है अगला क्लास लेते रहेंगे और एक एक पार्ट आपको मिलता जाएगा। यह सेकंड पार्ट है प्रीवियस ईयर पेपर सेट का, ये सेकंड पार्ट है। अब जो है अगला तीसरा पार्ट आएगा, ऐसे क्रम चलता रहेगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।